नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा खबरों के साथ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 2 दिवसीय वनवासी रामकथा हेतु बालाघाट जिले के परसवाड़ा जनपद अंतर्गत ग्राम भादकोठा में रहे। 24 मई को शाम से रात तक चली रामकथा के बाद पंडित का भव्य दिव्य दरबार सजा। जिन लोगों ने अर्जी लगाई थी, पंडित बारी बारी से उनको बुलाते, प्रश्न समस्या सुनते और पहले से उनके नाम से लिखे पर्चों को दिखाकर उन्हें उपचार और हल बताते। इसी दौरान एक बांग्लादेशी युवती का नंबर आया। उसने पंडित को बताया कि वहां पिछले 6-7 महीनों से यूट्यूब पर उनके प्रवचन और अर्जी से मिलने वाले समस्याओं के हल सुनकर बहुत प्रभावित हुई है और सनातन धर्म अपनाना चाहती है। चूंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर कई तरह के आरोप लगते रहते हैं, अतः उन्होंने पूरी सावधानी बरतते हुए युवती से पूछा कि आपको हमने बुलाया तो नहीं, आपके ऊपर किसी तरह का दबाव तो नहीं। तब युवती ने कहा कि वह राम नाम का जप करती रहती। कितना वर्षों का परिचय है हमारा, तभी वीजा हो गया हमें। जो हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते कि आप उपद्रव कर रहे हैं, हमारी कोई भूमिका नहीं है। हमारी सिर्फ राम नाम की भूमिका है। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, न हम धर्मांतरण पर भरोसा करते हैं, लेकिन घर वापसी पर हमारा भरोसा है। और इस बहन के लिए हम न्यूज वालों को हाथ जोड़कर, आप हमारे अपने, हमारी प्रार्थना है किसी का अहित ना हो। अभी भी हम बहन को यही कहते हैं कि आपको अपना मजहब छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप उस जगह पर रह करके हमारे सनातन धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। नहीं, हमको अपनाना है। लेकिन अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप बिल्कुल बेझिझक अपना सकते हैं। और तुरंत यूट्यूब वालों से कहेंगे कि आपने यूट्यूब पर बहन का फोटो दिखाया है, इसको तुरंत लॉक कर दिया जाए। वायरल होने के पहले इसको लॉक कर दिया जाए, तुरंत उसको प्राइवेसी कर दीजिएगा ताकि हमारी बहन का फोटो न जाए। हम आपको मंच पर इसलिए बुलाए कि कल के दिन कोई दिक्कत ना हो, सबके सामने हो, इसलिए हमने आपको मंच पर बहन बुलाया है। अर्जी लगाई आप? और स्वागत है आपका मेरी बहना। आप बेझिझक बैठो, फिर हम आपको दरबार के बाद मिलते हैं। हमने बुलाया मंच पर इसलिए। बोलो। कल हमें जानकारी लगी, आप माइक लो, उस तरफ मुंह करो, खड़ी हो जाओ बेटा, खड़ी हो जाओ। क्या नाम है अपना? नाम परिचय सब करो, उस तरफ। ये आप सोचो। हम आपको बता दें, ये बच्ची चूंकि मुसलमान धर्म से है, ये अपना नाम बांग्लादेश से आई है और हमारी बहन है। और ये सहजवश ही सनातन धर्म की भाव को देखकर, और सनातन धर्म को कितने महीने से आप देख रहे हैं? 6-7 महीने। यूट्यूब देख रहे हैं। जरा माइक तेज करो। तो आपको क्यों लगा कि हमें भारत जाना चाहिए? क्योंकि मैं आपका वो देखने के बाद मुझे लग रहा है कि सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म हो नहीं सकता। आप रो मत, आप चुप हो जाओ, आप रो मत। हमें इतना सुकून मिलता है कि इतना वर्षों से इतना सुकून नहीं मिलता। किसी धर्म में सनातन। हम आपसे भी कहेंगे कि अगर आप चाहो तो जरूरी नहीं है कि आप अपना मजहब बदलो। बाइट लेना है, बाइट। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती बाइट लेना है हूँ इसका। धर्म में आओ और आपको मेरे भाई बनाओ। किसी दबाव में, किसी के कहने पर? मैंने किसी मजबूरी से भी नहीं आई हूँ, किसी के दबाव में भी नहीं आई हूँ। मैंने बस किसी ने बुलाया तो नहीं? तो आप काय पे देखती थी हमें बहन? कि मोबाइल पर देखती थी? तो आपको हिंदी बराबर आता है। आता है? वहाँ हिंदी चलता है? नहीं, हम बचपन से सीरियल देखते हैं। ठाकुर जी, आपने यहाँ वो दिखाया आपका वीजा? किसको? पुलिस प्रशासन? आपने वीजा दिखाया? ठीक है। बिल्कुल भाई है आपकी, जिंदगी भर। कौन कौन है आपके घर में बैठे? हाँ, ऐसे मुंह कर लो, थोड़ा सा ऐसे मुंह कर लो, इस तरफ मुंह कर लो। भाई है। भाई क्या करते हैं? क्या नाम है भाई का? कासिम। अच्छा,
अच्छा, वो क्या करते हैं? ओके, आप बाया प्लेन आई? अच्छा, ट्रेन, बस, अकेला मतलब अकेले, कोई नहीं आया। तो वहाँ सनातन धर्म को मानते हैं लोग? नहीं। 1% बात। आप कितने दिन से देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर? चौधरी जी माइक आप नजदीक जानो रखिए। तुम साइड हो 6-7 महीने से आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो आपने ऐसा क्या समझा और ऐसा क्या माना कि सनातन धर्म में हमें जाना चाहिए? हम जब आपका ये देखती थी ना, नजदीक कर लो भाई। हाँ। आपका वीडियो देखती थी तब हमको लगता था कि अच्छा है, हमको अच्छा लगती थी। तब बाद में हम राम नाम कितने बजे? जब करना शुरू किया, मुझे इतना सुकून मिलता था कि मैंने बता नहीं मैं रोज राम नाम करता था। हमारे वीज़ा भी नहीं हो रही थी, मेरे वीज़ा नहीं हो रही थी। 2 दिन गया, नहीं हुआ। बाद में जब मैंने बोला गुरुजी आप मुझे नहीं बुला रहे हो तो मैं नहीं जाऊंगी, आज से आपको नहीं देखूंगी। मैं नहीं, सुबह मैंने बाहर गया। एक भारत अपना प्राचीन और महान राष्ट्र है। कभी 2014 से पहले हमारे राष्ट्र को घोटाले के लिए जाना जाता था। आज यहाँ मुझे इसलिए याद आता है क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की विदेश यात्रा से लौटे हैं। आनंद हम सबको आता है जब हमारे प्रधानमंत्री के चरण दूसरे राष्ट्र पर पड़ते हैं। न्यू गिनी के प्रधानमंत्री छूते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते हैं आप बहुत लोकप्रिय हैं, मुझे ऑटोग्राफ दे दे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द बॉस। अभी फिजी और पापुआ न्यू गिनी ने मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। ये केवल 2 देश ही नहीं, यहाँ अफगानिस्तान ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, फिलिस्तीन ने सर्वोच्च सम्मान दिया है, यूएई, रूस, मालदीव और बहरीन, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान दिए हैं। अमेरिका ने अपना सर्वोच्च सैन्य सम्मान दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए उन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा है। पीएम मोदी को फिलिप कोटलेर प्रेसिडेंशियल अवार्ड से भी नवाजा गया है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से 2019 में गोल्डन गोलकीपर के अवार्ड से नवाजा गया। कल ही अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 6 दिन की विदेश यात्रा से लौटे हैं। एक तो इस उम्र में 70 पार 18 घंटे निरंतर काम करना, कई राष्ट्राध्यक्षों से भेंट, 20 राष्ट्राध्यक्षों से भेंट, 40 से ज्यादा मीटिंग की। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आनंद हम सबको तब आता है जब हमारे प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी में पहुंचे तो एक संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री झुककर उनके चरण पैर छूते हैं। सचमुच में ये अभूतपूर्व है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री जी की समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और दुनिया की चिंता जैसी वो करते हैं, उसी का परिणाम है कि भारत के प्रधानमंत्री जी के आज पैर छुए जाते हैं। और जब ये सम्मान मिलता है, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं आप बहुत लोकप्रिय हो, जो बाइडेन कहते हैं बहुत लोकप्रिय हो, ऑटोग्राफ दे दो। ये ऑटोग्राफ मांगे जा रहे हैं, ये अपने आप में सचमुच में अद्भुत है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द बॉस। ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अभी 2 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने। और ये केवल 2 देशों ने नहीं दिया, ये तो अफगानिस्तान ने अपना सर्वोच्च सम्मान उनको दिया, पहले फिलिस्तीन ने सर्वोच्च सम्मान दिया, यूएई ने सर्वोच्च सम्मान दिया, फिर रूस ने सर्वोच्च सम्मान दिया, फिर मालदीव ने दिया, फिर बहरीन ने दिया, फिर अमेरिका ने अपना सर्वोच्च सैन्य सम्मान दिया, सऊदी अरब ने उनको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया, दक्षिण कोरिया ने सम्मानित किया। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा।
पीएम मोदी को फिलिप कोल्टर प्रेसिडेंशियल अवार्ड से भी नवाजा गया। स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से 2019 में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से नवाजा गया। और विश्व ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए मोदी जी को इसी साल कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एसोसिएट ने ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया। ये मेरे मन में इसलिए आया अचानक कि आज ही मैं टिप्पणियां देख रहा था। ये सम्मान केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। ये अद्भुत, अभूतपूर्व और दुर्लभ है और ये इस बात का प्रतीक है कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के देश अब भारत को अपना लीडर मानते हैं और मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी से अपेक्षा करते हैं। कांग्रेस पार्टी के इन दिनों आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए नारी सम्मान योजना को लेकर प्रचार अभियान में लगी है। बता दें कि प्रदीप जायसवाल कांग्रेस की टिकट पर 12 सिवनी विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं और पिछले इस चुनाव से निर्दलीय जीते और कांग्रेस की सरकार को समर्थन देते हुए खनिज मंत्री बने थे। लामता में आयोजित कार्यक्रम के पूर्व कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश में चौपट नगरी चौपट राजा खेल चल रहा है, सब कुछ चौपट हो चुका है। नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम द्वारा करने के लिए सवाल पर उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति देश की संरक्षक है, उन्हें ही उद्घाटन करना चाहिए। मैं 40 साल तक सांसद रहा हूं, मुझे पुराने संसद भवन में कोई कमी दिखाई नहीं देती। पूरे प्रदेश से हम खत्म कर सके और आज मैं जिला पंचायत अध्यक्ष, पूरा विश्वास है मुझे कि हमारी सरकार जब भी बनती है, कमलनाथ जी जिस दिन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, यहाँ काफ़ी पंच और सरपंच हमारे साथ में बैठे हुए हैं सामने, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरी बात हुई है साहब से कि आपके पूरे अधिकार जो छूटे हुए हैं वो पूरे के पूरे मिलेंगे। माननीय कमलनाथ जी, जैसा कि अभी पूर्व में वक्ताओं ने कहा, बात यह है, चुनना आपको इस बात को है कि 15 महीने की सरकार में 15 महीने की सरकार में जो माननीय कमलनाथ जी ने कहा था, कमलनाथ जी ने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। परसवाड़ा वो क्षेत्र भी माननीय कमलनाथ जी बोल रहे थे, ये अकेले यहाँ पर 85,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ है, यहाँ पर कमलनाथ जी आए हैं। माननीय कमलनाथ जी ने कहा था कि हम अपनी पेंशन की राशि दुगनी करेंगे, कमलनाथ जी ने पेंशन राशि दुगनी की। माननीय कमलनाथ जी ने कहा था कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जाएगी, और 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी गई। कमलनाथ जी ने फिर वादा किया है, ये 15 महीने की सरकार भ्रष्टाचार के लिए, मध्य प्रदेश में आज भय, भूख और भ्रष्टाचार की लड़ाई है। मध्य प्रदेश में लड़ाई है झूठ और सच की। अभी 2 दिन से यहाँ के अखबारों में चल रहा है चरित्र और चित्र। चरित्र एक माननीय कमलनाथ जी का है, जो कहते हैं वो करते हैं, और एक चित्र है जो लगता है और फटता है। आज आपके बीच में बार बार हमारे वक्ता कह रहे हैं कि आने वाला समय माननीय भावी मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी आपके बीच में आए हैं, और ये आज की सभा यहाँ का प्रवेश द्वार होगी। और आज कमलनाथ जी को आप सुनिए, कमलनाथ जी से संवाद कीजिए। आने वाला समय आपके लिए कमलनाथ जी आपका सुनहरा भविष्य लेके आ रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं माननीय कमलनाथ जी को, आप आए और अपनी सभा को संबोधित करें। आज पूरे प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा दुखी किसान, हमारा दुखी छोटा व्यापारी, भारतीय जनता पार्टी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन है। ये आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। जिस तरह इन्होंने खुला उपयोग किया अभी हाल में ही पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव में, अगर जनता का समर्थन होता उनको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। आज चौपट राज, चौपट सरकार और चौपट मध्य प्रदेश, सब चौपट, चौपट रोजगार, चौपट किसान, चौपट व्यवस्था, चौपट
अस्पताल, चौपट, स्कूल, ये आज जो सत्यानाश मध्य प्रदेश का किया है आम जनता के सामने है। और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखकर मध्य प्रदेश के भविष्य की सुरक्षा करेंगे। नया लोकसभा भवन जो बना उसमें राष्ट्रपति को बाइकआउट करके प्रधानमंत्री को कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात यह है, कौन सा देश ऐसा है, मैं 40 साल लोकसभा में रहा हूँ, मुझे तो कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई जो हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी। आप कोई भी देश ले लीजिए जो जहाँ प्रजातंत्र है, वो तो सब जहाँ पुराना उनका संसद भवन था वहीं से चलता है, कोई नए भवन नहीं बनाया। अमेरिका लीजिए, यूरोप लीजिए, जहाँ भी देखें उनके जो भवन है, संसद भवन है, वो तो बहुत पुरानी इमारतें हैं, उनको वो सुरक्षित रखते हैं, उसका उपयोग करते हैं। और समय बदल गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई। मैंने देखा है कि जब कोई टीवी नहीं होता था, जब मैं सबसे पहले 80 में संसद में गया था, वहाँ की टेक्नोलॉजी अलग थी, पर टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रही उसी भवन में। और अगर नया बनाया भी, हमारे संरक्षक संविधान के हमारे राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी रहे, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष भी रहे, पर अंत में हमारे संविधान की रक्षक। बारा दफ्तर स्थित कचरा घर बनाए जाने के विरोध में स्थायी निवासियों ने किया विरोध प्रदर्शन। इस अवसर पर विधायक इस शर्मा मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को समझाइश दी है, यहां पर कचरा घर नहीं बनाया जाए। इस अवसर पर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष शेख मतिन, राकेश मिश्रा, पप्पू भाई, गिरीश मस्के, नफीस भाई, रितेश वार्ड उपाध्यक्ष उपस्थित रहे। खाद बना के हम वापस देंगे, लेकिन वो प्रोजेक्ट में तक वैसे पड़ा है ना, खाद बना ना कुछ बना, खत्म ही हो गया। तो वही बना दीजिए। वो बदबू का इस कारण उसको बना किया, वो बनाना ही नहीं, कहीं बनना ही नहीं है। वो बड़ी लैंडफिल तो नहीं आई, आवाज ही नहीं उठता। आप जाके मैं जो बोल रहा हूँ भाई, बदबू नहीं आई। अरे भाई वही तो पता, देख आओ जाके भाई, आप देखा चलो मेरे चलो बोलो ना, देखा और बदबू को और ये बाबा देख आओ, देख ये कचरा घर नगर निगम यहाँ बनाना चाहती है और लोगों को ऐसी आशंका है कि ये सब कचरा घर बनेगा तो ये गंदगी फैलेगी और जिसकी वजह से जो हजारों लोग यहाँ रह रहे हैं, इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बीमारी और दुनिया भर के मामले हो सकते हैं। इसलिए पूरा मानगंगा के लोग इसका अपोज कर रहे हैं और ये कहीं दूसरी ऐसी जगह पे बनाना चाहिए जहाँ आबादी ना हो। इसके पहले जितने ही बने हैं वहाँ आबादी नहीं है, आबादी से अलग हटके बनाना चाहिए। और ये कमिश्नर और बाकी उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। आसपास की कॉलोनी भी भाई सब साथ में आज यहाँ पर मामले के लिए आए, क्या व्यवस्था है, क्या शक लोगों के मन में? नहीं, लोगों को शंका ये हो रही है कि कचरा घर बन रहा है। कचरा घर नहीं बन रहा है, ये ट्रांसफर स्टेशन बन रहा है। गाड़ी आएगी, हमारे ऑफर में कचरा डालेगी और हमारा कैप्सूल उसको लेके चला जाएगा। बस इतनी सी कहानी और कुछ भी नहीं है। बाकी आप लोग भी दिन भर शहर में घूमते हो, आपने देखा कहीं किसी भी ट्रांसफर स्टेशन से बदबू आ रही? मैं तो ओपन चैलेंज दिया सबको इसीलिए कि आप जाके हमारे भावनगर ट्रांसफर स्टेशन देख लो, दाना पानी का देख लो, इवन ये भदोदा बना ताज होटल के बाजू में, उसको देख लो। यहाँ पब्लिक का कहना है कि उनका रहने का जगह नहीं, कुछ नहीं है। नहीं, ये नहीं, जगह खाली है ही नहीं। ये तो शेड था पहले, 12 दफ्तर का शेड था। ये तो हमको सरकार ने अलॉट के तोड़ा ही, सामने आपके मल्लो पड़ा हुआ है, निकला तो कोई रह थोड़ी ना है यहाँ पे। आपका परिचय दे दीजिए। हम यहाँ मानगंगा के रहवासी हैं। आपके यहाँ शेड टूटा है, उस जगह खाली जगह पे अभी नगर निगम द्वारा एक कचरा वाहन के लिए जगह बनाई जा रही है, उसका आप विरोध कर रहे हैं। हाँ, क्या कारण है? हमारे बच्चे, हमें परेशानी होएगी, कचरा सड़ेगा, गंदगी होएगी, बांस आएगी, बदबू आएंगी, बच्चे बीमार हो जाएंगे। हम लोगों के लिए रोड बंद कर रहे हैं, हमें निकलने की जगह नहीं है। शायद पीएम मोदी को गलतफहमी है कि इतिहास
सीमेंट बालू की इमारतों से रचा जाता है। नहीं साहब, इतिहास इमारतों से नहीं बुलंद इरादों से बनता है। इरादे ऐसे हो जो 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद रोना ना रोए पर IIT, AIMS, ISRO, BARC बनाए, जो जय जवान जय किसान का संकल्प ले, जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर विश्व का भूगोल बदल दे, जो 19वीं सदी के भारत में 21वीं सदी के भारत की सूचना और IT की क्रांति की नींव रखे, जो 1991 में अर्थव्यवस्था को विश्व के साथ मिलाकर ग्लोबलाइजेशन का अहम हिस्सा बना जाए, जो इस देश के MGNREGA खाद्य सुरक्षा, सूचना और शिक्षा का अधिकार दे। प्रधानमंत्री मोदी, इतिहास आपको भूखमरी, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, लोकतंत्र के दमन, तानाशाही, चीनी अतिक्रमण और सबसे ज्यादा अडानी के महाघोटाले के दौरान अपने मित्र के संरक्षण के लिए याद करेगा। देश में नई संसद का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। मोदी जी अपने कर कमलों से उसका उद्घाटन करेंगे और 19 पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसाइड किया है कि इसका बहिष्कार किया जाएगा। ये बॉयकॉट सिर्फ बॉयकॉट के नाम पर नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है। और आपको समझाती हूँ कैसे। संविधान का अनुच्छेद 79 साफ तौर से कहता है कि संसद का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और उसी राष्ट्रपति को उद्घाटन के हक से वंचित रखना गलत है, उनका घोर अपमान है, लोकतंत्र पे प्रहार है। संविधान के अभिभावक हमारी राष्ट्रपति है। लोकसभा और राज्यसभा को बुलाने का और प्ररोग करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ऐसे ही नहीं, उनको प्रथम नागरिक बोला जाता है। और शायद ये गर्व की बात है कि एक अनुसूचित जनजाति की महिला पहली बार इस देश की राष्ट्रपति बनी है। मैं पाखंड बताना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी का। जब दलित राष्ट्रपति थे, बहुत ढोंग रचा गया, बहुत ढोल पीटा गया इधर उधर, लेकिन नींव डालते वक्त रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। द्रौपदी मुर्मू जी के नाम को भी बहुत भुनाया गया, लेकिन उद्घाटन के वक्त उनको ना बुलाना इस देश की राष्ट्रपति महामहिम का घोर अपमान है और इसका हर पॉलिटिकल पार्टी विरोध करती है। तो इतिहास तो रचा जाएगा, और इतिहास इसलिए रचा जाएगा क्योंकि जब देश की नई संसद का इनॉग्रेशन हो रहा था तो समूचा विपक्ष उसके विरोध में खड़ा था, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति का अपमान हो रहा था, लोकतंत्र की प्रणाली का अपमान हो रहा था, और बहुत झूठ परोसा जा रहा है। इंदिरा जी ने ये कर दिया, राजीव जी ने वो कर दिया। सबसे पहले तो संसद का इनॉग्रेशन और अनेक्स और लाइब्रेरी का 2 अलग अलग बातें हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस अनेक्स की बात करी जा रही है उसका फाउंडेशन स्टोन वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, उन्होंने ले किया था। इनॉग्रेशन इंदिरा जी ने किया। लाइब्रेरी का फाउंडेशन स्टोन राजीव जी ने ले किया था, इनॉग्रेशन KR नारायणन जी ने किया। जब एक्सटेंशन हुआ अनेक्स का तो उसका फाउंडेशन स्टोन राज्यसभा के वाइस चेयरमैन हामिद अंसारी जी ने किया, और सोमनाथ चैटर्जी जी जो लोकसभा के स्पीकर थे, उसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने बतौर प्रधानमंत्री किया। नींव भी प्रधानमंत्री डालेंगे, उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति को इससे दरकिनार करके। राजस्थान के विधान भवन का इनॉग्रेशन KR नारायणन जी ने, गुजरात के फाउंडेशन स्टोन को ले किया था तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने, और इनॉग्रेशन किया था राज्यपाल मुखर्जी ने। तो झूठ फैलाना बंद कर दीजिए। और अंत में मैं मोदी जी से एक ही बात कहना चाहती हूँ, आपको लगता है कि आपको इतिहास इमारतों से याद करेगा? इतिहास इरादों को याद करता है। इरादे पता है कैसे? 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद IIT, एम्स, इसरो, बार्क, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने वाले इरादे, जय किसान जय जवान का नारा देने वाले इरादे, विश्व का भूगोल बदलकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले इरादे, 19वीं सदी की बात करते वक्त 21वीं सदी की नींव रखने वाले, सूचना की क्रांति लाने वाले इरादे, IT और टेलीकॉम रेवोल्यूशन की क्रांति लाने वाले इरादे, 1991 में विश्व के साथ भारत को जोड़कर हमारी इकोनॉमी को खोलकर रोजगार बनाने वाले इरादे, 2004 से 14 के बीच मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो बुलंद इरादे। इससे इतिहास याद करता है। इमारतें तो सीमेंट और ईंट की होती हैं, और स्पेशली जब वो ईंटें अहंकार की हों, तो इतिहास आपको महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, गरीबी के लिए, चीनी अतिक्रमण के लिए, और सबसे ज्यादा अपनी मित्रता अडानी से निभाने के लिए याद करिएगा। और इतिहास ये भी गवाही देगा कि जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था तो समूचा विपक्ष उसके खिलाफ खड़ा होकर उसका डटकर विरोध कर रहा था।
छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा की बिटिया मोली नेमा के 12वीं के कला समूह में प्रदेश के टॉप करने पर प्रदेश के कृषि मंत्री और छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने बिटिया मोली नेमा सहित जिले के गुरुजनों को बधाई दी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति लागू हुई है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप छिंदवाड़ा जिले की बिटिया मोली नेमा ने प्रदेश में टॉप किया है, जो छिंदवाड़ा और मेरठ सहित प्रदेश के गौरव की बात है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई लागू हुई है और शिक्षा में सुधार हुआ है। रिजल्ट भी अच्छा आया है और मेरे प्रभार जिला छिंदवाड़ा की बिटिया मोली नेमा ने मध्य प्रदेश में टॉप किया। ये मेरे लिए भी गौरव की बात है और छिंदवाड़ा के लिए भी गौरव की बात है और प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है। मैं मोली को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ, उनके परिवार को और पूरे छिंदवाड़ा जिले को और विशेष करके जिले के शिक्षकों को, गुरुओं को। उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की और बेटी ने भी बहुत अच्छी मेहनत की और मध्य प्रदेश में टॉप करके छिंदवाड़ा का नाम गौरवान्वित किया। उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। बेला सीमेंट वर्क्स के CSR विभाग के कार्यक्रम अंतर्गत तो आज ग्राम पंचायत मेधेपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अल्ट्राटेक सीमेंट के डॉक्टर आजाद ने शिविर में आज हुए मरीजों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की। शिविर में आए हुए मरीजों ने हमारे रफ्तार मीडिया के संभागीय ब्यूरो पुष्पराज सिंह से खास चर्चा की है। कहा कि अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री जब से हमारे क्षेत्र में आई है तो हम सबको कोई ना कोई सुविधाएं मिलती रही हैं, जैसे कि आज हमारे गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा करके हमारे गांव के लोगों को निःशुल्क दवाई वितरण की गई। गांव वालों ने अल्ट्राटेक सीमेंट पॉइंट के शिविर में आए हुए डॉक्टर आजाद, कंपाउंडर राजू, CSR विभाग से हिमांशु, कुलश्रेष्ठ, भरत दुबे, राजू और अंजू आभार व्यक्त किया गया है। मध्यपुर में आज अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट की तरफ से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? यहाँ अच्छा लग रहा है, हम लोगों को निःशुल्क दवाई मिल रही है और यहाँ कैंप हो रहा है और बोले सर कि अब हमेशा ही यहाँ कैंप पड़ेगा तो दवाई यहाँ निःशुल्क मिलेगी। जो बीमारी यहाँ हो तो आके बताइए और निःशुल्क दवाइयाँ भी होती है, जांच भी होती है पूरी और आप अच्छे से यहाँ खाइए रहिए। आप आइए दवाई ले, जाने में कोई परेशानी आने जाने में नहीं है। अगर कहीं भी जाते हैं दवा लेने तो बहुत परेशानी रहती है, लाइन लगाना पड़ता है, पर्ची कटवाओ, दवाई भी नहीं मिलती है अच्छे से। तो यहाँ आपके यहाँ ग्राम पंचायत में मध्यपुर में दवाई मिल रही है। क्या दिक्कत आपको हो रही थी? हमको वो BP कम हमारा ऐसे समझ में आया तो ऐसा लगता है चक्कर। सर, आज आपके अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट की तरफ से मध्यपुर में आज आप लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं सर? देखिए, हम लोग अपने अल्ट्राटेक जो है CSR के अंतर्गत निःशुल्क कैंप का आयोजन आज मध्यपुर ग्राम में किया गया है और इसमें जो है जो भी लोगों की बीमारियां हैं, चाहे बुखार, खांसी, जुकाम या अन्य बीमारियां, बच्चों से संबंधित बीमारियां, उन सभी के लिए यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आजाद जी। तो वो जो है यहाँ पर अभी हम लोगों ने कैंप लगाया है तो निःशुल्क दवाइयाँ दे रहे हैं। BP जांच करने की भी यहाँ पर मशीन है, BP भी नाप रहे हैं लोगों का और इससे रिलेटेड कुछ भी होगा तो डॉक्टर साहब हमें दवाइयाँ देते हैं पेशेंट्स को और ये सारी दवाइयाँ निःशुल्क दी जा रही हैं। और आगे भी हम लोग प्रयास में रहेंगे कि हर महीने जो है इस कैंप को ग्राम लेवल पर ही किया जाए हर महीने। अब भोपाल के जिला कलेक्ट्रेट विभाग से एक और मामला सामने आया। फिर से जमीनी विवाद को लेकर पारिवारिक संबंधों में कलेश देखने को मिला, जहां मोहनलाल चौरसिया द्वारा कूट वित्त विभाग अंकपत्र दिनांक 22 जनवरी 1990 का निर्माण कर प्राथिगढ़ के पिता स्वर्गीय जगन्नाथ चौरसिया की संपत्ति छल कपट पूर्वक स्वयं के नाम करवा कर हड़पने व आवेदन एक रूप से विक्रय करने और गाड़ी गलोच, लड़ाई झगड़ा, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मामला संज्ञान में आया है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जो माता पिता की पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति में सबको बड़ा कौन है? कितनी जमीन है टोटल आपकी? मेरे ख्याल से 12-13 एकड़ के लगभग है। जो खाते हो गया सब उसमें सम्मिलित है। अच्छा, आपने में लिखा है कि कुछ
दूसरी जमीन इनमें बेच दी गई है। कितनी बेच दी है? वो मेरे ख्याल से 9 या 10 एकड़ 9 एकड़ के करीब शायद बेच दी है। हाँ, वो 2-3 एकड़ जो जमीन है मोहल्ला ने अपने नाम पे करा ली। हमको इसकी कोई सूचना नहीं, खबर नहीं, कोई मतलब नोटिस नहीं, कोई हमको मतलब इसकी जानकारी नहीं है। आप लोगों की बिना सहमति के इन लोगों ने इनको कर दिया। अच्छा, बची हुई जो 3 एकड़ जमीन है, क्या आप लोग कोई खेती करते हो या कोई? हमको 3 एकड़ तो साहब हमको जान ही नहीं देते, जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा, आने जाने का रास्ता भी नहीं है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने जहाँ जहाँ पे की है, जिसके आपने हमको कागज भी दिए हैं, तो क्या इसमें कोई शिकायत की कोई कार्रवाई हो रही है? अभी तो कोई हमारे पास कोई सूचना नहीं है सर। अगर आपकी इसमें भी सुनवाई नहीं हुई तो आगामी आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? नहीं, हमने तो साहब आप ही को मतलब पत्रकार के माध्यम से ही मतलब हम चाहते हैं कि इसका निराकरण हो जाए और सबको मतलब सबको सब बराबरी का हक मिल जाए, ये हम चाहते हैं बाकी। अच्छा, अगर मान लो इसमें भी आपको हक नहीं मिलता है, आगामी आपकी कोई ऐसी प्रक्रिया है कि आप कहीं और आगे जाएंगे? जैसे न्यायालय वगैरह लोग जाते हैं, कोर्ट जाएंगे सर, कोर्ट जाएंगे। उसी जमीन के बाजू में हमारा 475 खसरा क्रमांक है, जो कि मेरे दादाजी रामगोपाल चौरसिया मोहनलाल चौरसिया के बड़े भाई थे। उनके नाम थी, जो उन्होंने उनके खुद के पैसों से खरीदी हुई थी। उस पर भी हमारा आने जाने का उन्होंने 1000 के स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करके नोटरी करके दिया है। उसके बावजूद भी अगर हम आते जाते हैं तो हमसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट पे उतारू होते हैं, हमें धमकियाँ देते हैं। इस प्रकार से हमें परेशान किया जाता है, तो हम हमारी ज़मीन पे भी नहीं जा पा रहे हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।